इस लेक्चर के अंदर हम पेपर नंबर 2 विजन टेस्ट सीरीज 2021 के साथ डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहली स्टेटमेंट बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द साइज ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड पॉइंट है द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अब जब हम करते हैं तो देखो, जो पहली स्टेटमेंट है जो बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाइड की है साइज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ साइज स्पेसिफाइड नहीं की गई है कि कितने मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। हाँ, बाद में लिमिटेशंस लगा दी गई हैं कि कितने कम से कम इतने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में रैंकिंग या साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2 की यदि बात की जाए, देन द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट इन एनी कोर्ट। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है वो सही होती है, तो यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आना चाहिए बी। ओके, लेट्स सी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है। हाँ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बी निकल के आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम इसको रीड कर लेते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो एज पर आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, हैड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, ठीक है, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। तो बिल्कुल आर्टिकल 163 के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, एडवाइस देंगे गवर्नर को जब भी जिस भी फंक्शन में रिक्वायरमेंट होगी, जब तक कि डिस्क्रिशनरी फंक्शन ना हो। ओके, और जो सेकंड स्टेटमेंट जो बोली गई है, एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ओके, तो ये लाइन बिल्कुल आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी उसकी किसी भी कोर्ट के अंदर। ओके, अब हम आगे फर्दर इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि total number of ministers including the chief minister in council of minister in a state shall not exceed 15% of total strength of legislative assembly of that state। तो ये क्राइटेरिया कब से आया है ये भी देख लेते हैं। बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है बेसिकली, उसमें बेसिकली आपकी जो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे, और 12 से कम नहीं होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है ना, और ये प्रोविज़न कब जोड़ा गया है, ओरिजिनली ये प्रोविज़न नहीं था, ये प्रोविज़न ऐड किया गया है 1901 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बिहाफ पे। ओके, अब आगे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर्स। तो साफ साफ बता दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई साइज वगैरह डिसाइड या स्पेसिफाई नहीं की है। दे आर डिटरमाइंड बाय द चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, exigencies of the time, requirement of the situation। okay, every minister and advocate general for a state shall have the right to speak in and otherwise to take part in proceedings of legislative assembly। अब कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सॉल्यूशन के अंदर कि जो एडवोकेट जनरल होता है, जैसे जो कि अटॉर्नी जनरल की तरह होता है, जो कि आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन है अटॉर्नी जनरल, उसी तरह से एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट के अंदर वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दोनों में जा सकता है, बोल भी सकता है वो। अदरवाइज टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कमिटी ऑफ लेजिस्लेचर, किसी भी कमिटी की प्रोसीडिंग्स में भी वो पार्ट ले सकता है, ठीक है, विच मे बी नेम्ड ए मेंबर बट शैल नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन वोट देने का इसको अधिकार नहीं है, आर्टिकल 177 के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है बेसिकली। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अच्छे से आप देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएसी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। द कमिटी वाज सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी है पूरी तरह से 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंदर आई थी, उसके अंदर मेंशन है इसका। स्पीकर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द कमेटी।
जहाँ तक इस स्टेटमेंट की बात आती है, स्पीकर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द कमेटी, ये गलत हो जाती है क्योंकि स्पीकर एक्स ऑफिसर चेयरमैन नहीं होता है कमेटी का। हाँ, शायद वो डिसाइड करता है, अभी देखेंगे हम सॉल्यूशन में। ए मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी, मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है। इसके बारे में क्या है ये भी देख लेते हैं हम। तो ये बोल रहा है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो जो सेकंड का आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है डी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने बता भी दी थी वो नॉन करेक्ट है, उसके अलावा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ लेते हैं। So basically, Committee on Public Account is constituted by Parliament each year for examination of, क्या एग्जामिनेशंस कर सकती है पीएससी जो है, अकाउंट्स शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ सम्स ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, एनुअल फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर की स्टेटमेंट है सच अदर अकाउंट्स लेड बिफोर पार्लियामेंट एज द कमिटी में डीम फिट सच अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ के अकाउंट को भी वो देख सकती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, सबसे ओल्ड कमेटी है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले 1921 में बनी थी, और जिस प्रोविजन में बनी थी वो GOI 1919 था। तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट हो बिल्कुल ठीक हो जाती है सही। और जो इसका हम बता देते हैं कि कमेटी में कौन कौन कंसिस्ट करता है। तो कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स एंड 15 मेंबर्स। 22 मेंबर्स पूरे होते हैं, उनमें से 15 मेंबर्स लोकसभा से आते हैं आपके, और जो 7 मेंबर्स होते हैं वो आपकी राज्यसभा से आते हैं। ओके, और आगे इसमें लिखा हुआ है स्पीकर इज एम्पावर टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फ्रॉम अमॉन्ग दी, है ना, उनमें से अमॉन्गस्ट दी, बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से इलेक्ट करेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाती है। उसी में से अपॉइंट करेगा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाती है आपकी। ओके, और स्टेटमेंट नंबर जो 3 है, मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें लिखा है बिल्कुल ठीक है, ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी। So statement number 3 is correct. So basically statement number 2 is wrong. तो इसका आंसर निकल के आता है डी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर फर्दर प्रोसीड करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। पहला स्टेटमेंट ये है। एंड सेकंड स्टेटमेंट निकल के आती है Court must tender its opinion to the President if he refers matter related to any question of law or fact of public importance। तो ये 2 स्टेटमेंट दे दी गई है। हमें पता है कि जो एडवाइजरी होती है वो 143 आर्टिकल के अंदर आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसमें जो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के हिसाब से निकल के आया है ना, उसके ऊपर एडवाइस देना बाइंडिंग नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें पहली स्टेटमेंट में। तो आई थिंक ये बाइंडिंग है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट पे है द कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ he रेफर्स मैटर रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, है ना। तो कोर्ट को ज़रूरी है, बिल्कुल मस्ट है ये, कि अपना ओपिनियन देना होगा प्रेसिडेंट को। तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। बेसिकली इसका सॉल्यूशन निकल के आता है ए, निकल के आता है इसका आंसर। तो ये बोलना चाह रहे हैं, इसको याद रखना है, 2 टाइप की एडवाइस होती हैं, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 ऑथराइज प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द 2 कैटेगरी ऑफ द मैटर्स। ठीक है, पहला है एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और मे रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। तो यदि कोई ऐसी एडवाइस मांगता है प्रेसिडेंट जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, तो ऐसी कंडीशन में दे भी सकता है सुप्रीम कोर्ट और ना भी दे। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि देनी है एडवाइस। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, ठीक है, इंगेजमेंट, ठीक है, सनद और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेसिडेंट। तो पक्का देना ही पड़ेगा अपना ओपिनियन, ये हो जाती है आपकी सेकंड लाइन, है ना। तो इससे क्या निकल के आता है, इसमें बोला हुआ है कि नॉट बाइंडिंग। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, सुप्रीम कोर्ट को तो देनी पड़ेगी, है ना, इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट पे वो बाइंडिंग नहीं होगी।
तो ये पहली स्टेटमेंट है, एडवाइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल सही हो जाती है। तो आपकी आंसर निकल के आता है इसमें ए। जो सेकंड लाइन है, कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेजेंट, जो पब्लिक मैटर है उसमें, तो ये जरूरी नहीं है, दे भी सकता है कोर्ट और नहीं भी दे सकता, इसमें आर्टिकल 143 के अंदर ही मेंशन है, आपको ढंग से इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलना चाह रहा है यहाँ पे, आप अच्छे से देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन मिनिस्टर्स, तो यूनियन मिनिस्टर की बात की गई है। पर्सन कैन नॉट बिकम ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो देखो बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए भी एक किसी को एमपी बनाया जा सकता, सॉरी, ए पर्सन कैन नॉट बिकम ए मिनिस्टर, मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी बार बनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, वो भी एक तरीके के मतलब कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट के मतलब कि एक तरीके से हेड होते हैं वो, ठीक है, तो वो भी बन जाते हैं बिना मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए भी, है ना। तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। दूसरी, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ना, ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो इसमें डी आ जाता है, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एज पर आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट हैड टू एड एंड एडवाइस, जैसे हमने उस वहाँ पे देखा था, जैसे कि हमने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर देखा था कि भाई गवर्नर को देने के लिए 163 के बिहाफ पे था, है ना, आपका चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे ही यहाँ पे भी है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल लेवल पे भी, और वो आर्टिकल 74 के अंदर मैंशन है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर यूजुअली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आइदर लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, जनरली ऐसा होता है। ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो भी अपॉइंटेड, बस जो हाउस का किसी का भी मेंबर नहीं है उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स, है ना, उनको मतलब कुल मिला के 6 महीने के अंदर लेकिन सदस्यता लेनी होगी, कुल मिला के एमपी उनको बनना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा यदि मिनिस्टर बन के रहना है तो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सैलरी जो अलाउंस होते हैं मिनिस्टर के आर डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट और नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है कि मैंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू वाइस प्रेसिडेंट रोल एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनका क्या रोल है बेसिकली। तो बोलते हैं, पहली स्टेटमेंट आती है, ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑल हाउस रिलेटेड मैटर्स। हाँ, क्योंकि वो हाउस में सबसे ऊपर हैं, तो बिल्कुल जितने भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑल हाउस रिलेटेड मैटर्स होंगे वो उनके परव्यू के अंदर आ रहे होंगे, और इंटरप्रिटेशन की जो अथॉरिटी होंगी वो भी वही होंगे। ठीक है, हिज रूलिंग्स कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट्स विच आर ऑफ ए बाइंडिंग नेचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि उनकी रूलिंग जो होगी वो प्रेसिडेंट्स होंगी, ठीक है, और बाइंडिंग होगा उनका नेचर। ही डिटरमाइंस वेदर ए राज्यसभा मेंबर स्टैंड टू बी डिसक्वालीफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो आपको पता ही है, तो जो सभापति होता है, ठीक है, वही डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन को, जैसे स्पीकर डिसाइड करता है लोकसभा के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे जो आंसर निकल के आता है वो आता है डी। ठीक है, तो बिल्कुल, और वही इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन में। तो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा ड्राइव्स हिज और हर पावर्स एंड ड्यूटीज फ्रॉम, स्पीकर ऑफ लोकसभा अपने पावर और ड्यूटीज़ कहाँ से निकालता है, कहाँ से मिलती हैं उसको पावर ड्यूटीज़, तो इसमें ध्यान रखना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल पावर प्रोवाइड करता है स्पीकर को। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ये भी पूरी तरह से आपको प्रोवाइड करता है पावर स्पीकर को। और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस होते हैं ना, जो कन्वेंशंस होते हैं वो कहीं रिटर्न में नहीं होते हैं, लेकिन वो भी पावर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आंसर निकलेगा डी। 6 के अंदर भी आंसर जो होगा डी होगा। हम देख लेते हैं इसको भी एक बार। हाँ जी, डी इसका आंसर है। ओके, इसमें देखो लिखा हुआ है कि लोकसभा ड्राइव्स हिज पावर, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है पावर कहाँ से निकाल रहा है, तीनों सोर्स से निकालता है वो। 3 सोर्सेज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट कन्वेंशंस। रेजुडरी पावर्स दैट आर अनरिटन और अनस्पेसिफाइड इन द रूल्स, है ना, इन्हें बोलते हैं पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये स्पेसिफाइड नहीं है, कहीं लिखी हुई नहीं है, अनरिटन है, तो कन्वेंशंस हैं, तो यहाँ से भी पावर निकल के आती है स्पीकर की, तो आपको ये ध्यान रखना है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेस्टिसाइड इन इंडिया। तो पेस्टिसाइड होता है, पेस्ट कंट्रोल होता है, पेस्टिसाइड जो हम यूटिलाइज करते हैं उनके रेफरेंस में हमको बात करनी है यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है
पेस्टिसाइड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। हाँ, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ठीक है। 1968 जो इंसेक्टिसाइड एक्ट होता है उसके अंदर इसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है बेसिकली, है ना। बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट। दूसरी आती है द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज बैंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें थोड़ा डाउट है, देखते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री के साथ प्ले कर देता है यूपीएससी, तो देखते हैं इसको आगे। पेस्टिसाइड इन इंडिया कैन नॉट बी एडवर्टाइज की नहीं किया जा सकता, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये यदि बात आती है तो आप हम टीवी में काफ़ी बार ऐड वगैरह देखते हैं, हम देखते रहते हैं कि काफ़ी प्रमोट किया जाता है पेस्टिसाइड वगैरह को, तो है ना, एडवर्ट भी आती है। तो ये तो आपका गलत हो जाता है ना, जो बोल रहा है कि कैन नॉट बी है ना एडवर्टाइज और प्रमोट एंड प्रमोटेड, तो ये गलत हो जाता है आपका बेसिकली। तो यदि तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि फिर इसका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो स्टेटमेंट नंबर 1 ओनली होगा, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस तरह से फ्रेम किए हुए हैं कि बी में 3 है, सी में 3 है, डी में 3 है, तो आंसर ये निकल के आएगा इस तरीके से। तो मतलब इससे पता चल जाता है कि मिनिस्ट्री ठीक नहीं है, मिनिस्ट्री होगी आई थिंक एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 7th क्वेश्चन है, उसमें ए आंसर है, बिल्कुल हम सही हैं, क्वेश्चन 7th का आंसर ए है। और इसका यदि सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बेसिकली काफ़ी अच्छे से कि देखो पहले जो कंटेक्स्ट है वो क्या रहा है, कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा होगा प्रेजेंट करंट का, तो उसके बिहाफ पे रहा होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख लो, है ना, उन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वो लेके आए हैं फॉर सजेशंस के लिए कि 25 जो कॉमनली यूज पेस्टिसाइड्स हैं और वीडीसाइड्स हैं, फंगीसाइड्स हैं और बायो हजार्ड्स हैं, उनके लिए कुछ मतलब कि वो लेके आए हैं सजेशंस कि इनको बैन करे या ना करे, कुछ ऐसा होगा, है ना। उसके बाद इनसे जो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है वो क्या बोलता है बेसिकली कि आप, हाँ मतलब कि कुल मिला के ये एक्ट 1968 का है, इसको आप यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रख लीजिए। उसके बाद पेस्टिसाइड जो प्रोहिबिशन ऑर्डर बैन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अनुपम वर्मा कमिटी। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैड नोटिफाइड पेस्टिसाइड्स ऑर्डर 2018 अंडर विच यूज ऑफ 18 पेस्टिसाइड्स वाज बैंड। ठीक है, तो ये सिंपल हो चुका है, क्लियर हो चुका है। लास्ट भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, इस क्या बोलना चाह रहा है। इन इंडिया पेस्टिसाइड कंटिन्यू टू बी एडवर्टाइज्ड एंड प्रमोटेड लाइक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डेस्पाइट बीइंग डेडली केमिकल्स। दे आर एडवर्टाइज्ड थ्रू मल्टीपल मीडिया and targeted at farmers who are often unaware of marketing tactics. Also, pesticide companies use it to aggressively promote their product. ठीक है, डीलर्स के थ्रू एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो इस तरह से वो करते हैं। तो कुल मिला के आपकी स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत हो जाती है, इसमें आंसर निकल के आता है ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम चलते हैं। इसमें बोला हुआ है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के बारे में बात की गई है, ये क्या है क्या नहीं है। तो इसमें बोली गई है स्टेटमेंट पहली, इट इज़ रिजर्व फंड क्रिएटेड बाय स्टेट्स विद आरबीआई एज ए बफर फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज। एंड सेकंड स्टेटमेंट है दिस फंड इज मेंटेन्ड इन पब्लिक अकाउंट एंड इज नॉट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ लोन्स। सो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं, आई थिंक दिस फंड इज मेंटेन इन द पब्लिक अकाउंट एंड इज नॉट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ लोन्स। तो पहली स्टेटमेंट तो देखो ठीक है, इट इज रिजर्व फंड क्रिएटेड बाय स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स होते हैं रिजर्व फंड लेके आते हैं, ये प्रोविजन बाद में आया था कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड वाला। तो इससे क्या होता है कि एक पूरी तरह से मतलब कि इंटीग्रिटी बनी रहती है और मतलब रीपेमेंट के लिए कुछ अमाउंट ऑफ पैसा हमेशा रख दिया जाता है अलग से कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के अंदर। जो भी अपने एडवांस लिए हुए हैं, जो भी लोन लिए हुए उसका कुछ पोर्शन है ना रख दिया जाता है कुछ परसेंटेज के तौर पर। तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाती है। अब इसको पब्लिक अकाउंट के साथ अटैच करके रखा जाता है, पब्लिक अकाउंट में इसको मेंटेन किया जाता है, किसी और अकाउंट में मेंटेन किया जाता है, ये हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सी, मतलब बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और पब्लिक अकाउंट के साथ ही हम इसको मेंटेन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इसके रेफरेंस में देख लेते हैं कि क्या बताना चाह रहा है ये। तो इसमें बताने की कोशिश की जा रही है बेसिकली कि जो है पहली बात तो ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का जो कंसेप्ट आया है वो 1919 एंड 2000 के अंदर आया है। आरबीआई टू मीट रिडेम्पशंस ऑफ द मार्केट लॉन्स ऑफ द स्टेट्स की बात है ना, स्टेट्स, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है रिजर्व बैंक एज बफर फॉर द रिपेमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज, है ना। ओके, विद द रिजर्व बैंक एज ए बफर फॉर रिपेमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज, है ना, रखते हैं स्टेट इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन आती है दूसरी, इनिशियली 11 स्टेट्स थे जिन्होंने सिंकिंग फंड बनाया, बाद में 12 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन के बाद सभी स्टेट्स ने इसको ऑल स्टेट्स सिंकिंग फंड्स रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने, है ना। तो बाद में फिर शायद हो सकता है बढ़ा दिया गया हो कुछ, है ना, ठीक है।
फंड इज मेंटेन, अब जो मेजर लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको देख लेते हैं। फंड इज मेंटेन आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आउटसाइड में रखा जाता है इसको, एंड पब्लिक अकाउंट के अंदर रखा जाता है, एंड इज नॉट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज, है ना। तो इसको अटैच किससे किया जाता है? पब्लिक अकाउंट से, मेंटेन किया जाता है इन द पब्लिक अकाउंट बेसिकली, और किसी और पर्पज़ के लिए हम इस पे से पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ लोन्स। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, दिस इंश्योर गुड फिजिकल गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, गुड फिजिकल गवर्नेंस को ये इंश्योर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम चलते हैं। वोट ऑफ क्रेडिट की बात आ गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू वोट ऑफ क्रेडिट। तो इट इज़ ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हाँ देखो, कोविड वाली सिचुएशन भी चल रही है, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड वगैरह वगैरह, हाँ हो सकता है, ये आंसर सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना, जनरल सेंस से भी हम देखें तो। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रांट एंड द डिटेल्स ऑफ द डिमांड आर नॉट ऑर्डिनरली गिवन इन द बजट। हाँ, जब ये यदि एक तरह से अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए आता है तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है कि इसका मतलब इतना मेंशन नहीं हो रखा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रांट होगा ये, और डिटेल होंगी, वो डिमांड्स आर नॉट ऑर्डिनरी गिवन इन द बजट। तो दोनों लाइनें सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 9 में सी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो बिल्कुल सी ही आंसर है यहाँ पे। तो पहले हम देख लेते हैं कि वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है और ये क्या डिमांड वगैरह क्या बात करना चाह रहे हैं लोग यहाँ पे। तो वोट ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं है, इट इज़ ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया when on account of magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the details of ordinarily given in the budget। तो सामान्य तौर पे इसकी बात नहीं होती है, और स्पेशल ये प्रोविजन है एक्चुअली में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रांट है ये, और इसमें डिमांड्स आर नॉट ऑर्डनरी गिवन इन द बजट। ये डिमांड्स ऑर्डनरली बजट होता है उसमें मेंशन नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसमें सी आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग आर सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स की बात आ गई है, विच आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट द आइदर थ्रू पोस्टल बैलेट और थ्रू प्रॉक्सी वोटिंग। कौन होते हैं, मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है ये, जो कि सर्विस वोटर्स कहलाएंगे। तो देखो, पहली बात तो एनआरआई की बात कर रही है, एनआरआई को हम सर्विस वोटर्स बोल देंगे तो आई थिंक इट्स नॉट, मतलब ये सही नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एनआरआई नहीं होंगे सर्विस वोटर्स कभी भी, हाँ नहीं आते हैं सर्विस वोटर में बेसिकली एनआरआई, ये ध्यान रखना है। दूसरा, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड जो फोर्सेज हैं, हाँ वो इन्वॉल्व होंगे। इंडियन डिप्लोमेट्स पोस्टेड अब्रॉड, ये भी इन्वॉल्व होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर निकलना चाहिए, वन सब में आ रखा है, केवल एक में नहीं आया है बी के अंदर, तो बी आंसर इसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यस, बी आंसर इसके अंदर है, और ये आपको याद ही रखना है कि नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस हैं उनको प्रोवाइड नहीं की गई है सर्विस वोटर्स वाली फैसिलिटी, है ना। और जो पोस्टल बैलेट और थ्रू प्रॉक्सी ये चीज़ होती है, और ये मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और इंडियन डिप्लोमेट्स को ही प्रोवाइड की गई है ये वाली फैसिलिटी है। इसके अलावा और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में इन्हीं को दिया है, तो यहाँ प्रोवाइड की गई है। हम देख लेते हैं एक बार। तो हम देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्या है, किस किस को प्रोवाइड की गई है, ये क्वेश्चन बन सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। देखो, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 8 और सेक्शन 20 ऑफ द RPA 1950, दोज कौन किस किस को सर्विस वोटर बोलेंगे, दो सर्विस इन आर्म फोर्स ऑफ यूनियन, जो आर्म फोर्स है जो यूनियन में काम कर रहे हैं ना, दो सर्विंग इन ए फोर्स टू विच द आर्मी एक्ट 1950 अप्लाई, जिन पे आर्मी एक्ट 1950 अप्लाई होता है, वो एक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे असम राइफल, CRPF, BSF, ITBP, SSB, NSG, GREF, BRO, ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ एन आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ ए स्टेट सर्विस आउटसाइड दैट स्टेट, दोज एम्प्लॉयड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एन पोस्ट आउटसाइड इंडिया। तो जो डिप्लोमेंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, पहली बात है ना, NRI को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है, आपको देखना थोड़ा, सिटीजन ऑफ इंडिया एब्सेंट फ्रॉम कंट्री ओनिंग टू एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ETC हैज नॉट एक्वायर्ड सिटीजनशिप फॉर एनी अदर कंट्री और एनी अदर और आर अदर एंड आर अदरवाइज एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन द एड्रेस मेंशनड इन द पासपोर्ट, है ना। हाउएवर दे हैव नॉट बीन, तो ये NRI वाली डेफिनेशन हो गई ना एक्चुअली से, ठीक है। हाउएवर दे हैव नॉट बीन येट परमिटेड टू वोट थ्रू दिस प्रॉक्सी वोटिंग, ठीक है, तो इनको अलाउड नहीं है प्रॉक्सी वोटिंग। तो जो ऑप्शन 1 है NRI की डेफिनेशन क्या होगी वो भी उसमें बता दी गई है। अब हम देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोकसभा के रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट देखनी है, सॉरी लोक अदालत, बेसिकली लोक अदालत की बात आ रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो इसमें बोला गया है, इट हैज़ बिन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, बिल्कुल ठीक है, दिया गया है इसको।
स्टेटरी बैकअप 1987 की लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर लोक अदालत को, बिल्कुल ठीक है ये लाइन। दूसरा आता है लोक द अवार्ड्स बाय द लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग एंड इट इज अपीलेबल। तो देखो ये तो बाइंडिंग होते हैं और अपीलेबल नहीं होते हैं, अपील नहीं कर सकते हो, फ्रेश केस लेके आप जा सकते हो कोर्ट में, लेकिन इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है आपकी, तो आपको साफ साफ पता चल जाता है आंसर आता है ए 1 एंड 3, क्योंकि और सारे स्टेटमेंट्स के अंदर 2 मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर भी हम तीसरा ऑप्शन एक बार देखते हैं। देयर इज ए नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लॉज लाइक देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लॉज लाइक सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, एंड एविडेंस एक्ट, जब ये असेसमेंट होगा क्लेम्स का, है ना, असेसिंग द क्लेम्स ऑफ द फॉर बाय लोक अदालत, तो इन सब चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब हम सिविल प्रोसीजर कोड की बात नहीं करेंगे, है ना। नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन, ऐसी स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होगी, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन उनकी नहीं होगी इन कोर्ट्स की, है ना, ये ध्यान रखना है बस, स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होगी। और एविडेंस एक्ट की भी स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाता है आपका, और इसमें सॉल्यूशन देखने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लोक अदालत के बारे में जान लीजिए आप। लोक अदालत जो होती है, जो आपका नेशनल लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू स्टेटरी बैकअप इनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और लोक अदालत में जब केस चला जाता है तो दोनों का कंसेंट जरूरी होता है, बहुत पार्टीज का, वो चली जाती है वहाँ पे। ऑलरेडी यदि कोई केस रनिंग में है तो उसको भी लोक अदालत में ले जा सकते हैं। तो यदि आपने केस में फीस पे कर दी है पहले ही दूसरे कोर्ट के अंदर, तो फीस भी आपकी रिडम्पशन होने की संभावना बनी रहती है, हो जाती है ज़्यादातर। और जनरली फिर केस में जो भी डिसीजन आता है वो डिसीजन क्या होता है, बाइंडिंग होता है, उस पर अपील नहीं की जा सकती है। बट हाँ, आप फ्रेश केस फाइल कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वही लिखा हुआ होगा यहाँ पे भी, तो इसको रीड करने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितना जरूरी था वो मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हम चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो अभी बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से लेबर्स ने माइग्रेट किया है, तो उसके लिए ही ये क्वेश्चन आया है। करंट का क्वेश्चन हो सकता है, ये करंट का ही है जनरली, तो है ना। इट्स, तो वही करंट के क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आता है, इट ए सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स डिजाइन टू फैसिलिटेट देयर सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस द स्टेट्स। तो बिल्कुल ठीक है, ये सही जाता है एकदम। इट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। तो ऐसा कुछ नीति आयोग ने बना दिया हो। नीति आयोग तो एडवाइस देता है, टेक्निकल एडवाइस देता है, सब चीज़ें देता है, लेकिन बना दे नीति आयोग इस तरीके का कोई सिस्टम, इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड, है ना, फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड मूवमेंट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग कोविड-19। तो पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है ये, तो सही होना संभावना बनी रहती है। तो इसका आंसर 1 और 3 निकल के आना चाहिए, सी आना चाहिए 12 के अंदर। हाँ, तो 12 के अंदर सी आंसर है, बिल्कुल ठीक है ना। इसको जिसने बनाया है वो कौन है उसको देख लेते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, इसको जो डेवलप किया गया है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के थ्रू इसको डेवलप किया गया है बेसिकली, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है वो बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा। स्पीकर का जो ऑफिस होता है लोकसभा में, उसकी बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है, डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स बाय द प्रोटम स्पीकर। तो प्रोटम स्पीकर तो क्यों फिक्स करेगा, प्रेसिडेंट फिक्स कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट आना चाहिए यहाँ पे, है ना। ओके, द स्पीकर बीइंग ए मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी वैकेट हिज ऑफिस एज सुन एज द लोकसभा इज डिजॉल्व्ड। तो स्पीकर तुरंत ही डिजॉल्व होते ही वैकेट कर देगा सीट को, तो ये गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पे। आंसर निकल के आएगा आपका डी, नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिसाइड करता है इस चीज़ को वो होता है आपका प्रेसिडेंट, है ना। तो ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई है, द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट बेसिकली, है ना। और दूसरा होता है वो वैकेट नहीं करेगा, स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटेरगम, है ना। इंटेरगम को अवॉइड करने के लिए ये करता है, ऐसा, है ना। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम चलते हैं। To provide independency to judiciary, removal of judge of the Supreme Court and High Courts is made extremely difficult by the Constitution. In this context, which of the following statements are correct? तो एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव only on the ground of proven misbehavior or incapacity। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। फिर आता है, ए मोशन कंटेनिंग द चार्जेज अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ए मोशन कंटेनिंग चार्ज अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको देखते हैं, नो हाई कोर्ट जज हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट। ये बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 जो है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 ठीक है, पहली भी स्टेटमेंट ठीक है। जो सेकंड है, मोशन कंटेनिंग द चार्जेज अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाई स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बारे में देखते हैं क्या है 14 में आंसर क्या निकल के आ रहा है।
सी निकल के आ रहा है। हाँ, तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको याद ही रख लेना है कि जो चीफ जस्टिस जो होगा हाई कोर्ट का, उसको यदि रिमूव करना है तो जो ग्राउंड होंगे वो क्या होंगे, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। और जब इस चार्ज को है ना, मोशन को, जब कंटेनिंग चार्ज अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाई स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज, है ना, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इस मोशन को लेके आना होगा। और फिर अभी तक किसी भी हाई कोर्ट का जो जज है उसको रिमूव नहीं किया गया है इस ग्राउंड के ऊपर, है ना। तो ये आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आता है, पॉइंट आता है, वो मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो देखो लिखा हुआ है, जो रिमूवल का मोशन है वो साइन होना चाहिए 100 लोगों के द्वारा इन लोकसभा, 50 जो लोग होंगे वो साइन करेंगे। जज, और ये जो प्रोसीजर आ रहा है वो आ रहा है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 इसको रेगुलेट करता है। ये लिख रखा है, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट बाई प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इसमें जो मोशन आएगा वो आएगा 100 लोग इसमें साइन करेंगे लोकसभा में, 50 लोग राज्यसभा में। इज टू बी गिवन टू द स्पीकर, चेयरमैन को दिया जाएगा फिर ये, है ना, ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद क्या होगा, जो मोशन तो आ गया है ना, उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन इस मोशन को एडमिट कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। यदि एडमिट कर लेता है स्पीकर तो फिर एक 3 मेंबर की बॉडी को बनाया जाएगा जो इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर जो कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ, जो मेंबर, जो बॉडी, जो कमिटी बनेगी उसमें एक चीफ जस्टिस और एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट होना चाहिए, और कुछ मतलब जूरिस्ट होना चाहिए, है ना, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना जरूरी है, और ये सब होना जरूरी है। इफ़ द कमिटी फाइंड द जज ऑफ बी गिल्टी of misbehavior or suffering from incapacity, the house can take consideration of the motion। तो फिर हाउस जब कंसिडरेशन करेगा मोशन का तो अप्रूवल जो मिलेगा वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू मिलना चाहिए दोनों हाउसेज के अंदर। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से इसका ध्यान रखना है। और पढ़ लेते हैं थोड़ा। आफ्टर द मोशन इज पास बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज। फाइनली द प्रेजिडेंट पासेज एन ऑर्डर टू रिमूविंग द जज। नो जज ऑफ ए हाई कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवीजन ऑफ द पावर हो रखा है आपका, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि इसके बारे में कंसिडर कीजिए स्टेटमेंट्स को। पहला आता है, द पावर ऑफ टैक्सेशन ऑन सब्जेक्ट्स इनमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट लाइज एक्सक्लूसिव विद द पार्लियामेंट। तो कंकरेंट लिस्ट में एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के साथ आ जाएगा पूरा टैक्सेशन का। ये तो थोड़ा गलती हो जाती है स्टेटमेंट वैसे ही। और दूसरा आता है, द पावर टू इम्पोर्ट टैक्सेज ऑन सब्जेक्ट्स नॉट इनमरेटेड इन एनी लिस्ट इज वेस्टेड विद स्टेट। ये भी गलत हो जाता है। ये तो ओके, बिगर मुस्लिम्स जो हैं, ये कासगर करके जो थ्राइविंग जो है, जो टाउन है कासगर विद टाउन्स कासगर करके, ये भी वहीं से रिलेटेड है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है ना। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो हम देखेंगे बेसिकली कि जो ये ओरोमो जो हैं वो कहाँ से हैं। ये इथो लिंग्विस्टिक ग्रुप है इथोपिया का, है ना, और कॉन्स्टिट्यूटिंग मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसको कहाँ से बिलोंग करता है, ये इथोपिया से। और इथेनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है ये इथोपिया का। ठीक है, उसके बाद जो कुर्द की जो बात आती है, जो कुर्द कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो निकल के आता है कि ये एक पूरा एक कुर्दिस्तान की डिमांड भी चलती रहती है। तो इसमें टर्की, इराक, सीरिया, ईरान, आर्मेनिया, काफ़ी सारी कंट्रियों का ग्रुप बनता है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज conferred on the power to appoint डिलिमिटेशन कमीशन फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज conferred on। तो ये प्रेजिडेंट के ऊपर होता है ये पावर, ये ध्यान रखना आप, है ना। डिलिमिटेशन कमिटी जो कमीशन होता है उसको अपॉइंट करने का काम प्रेजिडेंट के अंडर में होता है। तो ये ध्यान रखना है। अभी अंडर द प्रोविजन ऑफ जो है डिलिमिटेशन एक्ट 2002, है ना, इसमें क्या होता है कि किसका कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं प्रेसिडेंट, इसमें वर्क्स इन द कोलैबोरेशन। और बेसिकली जो आपका ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो इन कोलैबोरेशन विद वर्क करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बताना चाह रहे हैं लोग शायद। ओके, उसके बाद ठीक है, बस तो यही है। तो ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट होते हैं वो जो कि इनको अपॉइंट करते हैं ना। पावर टू अपॉइंट डिलिमिटेशन कमीशन है वो प्रेसिडेंट के पास है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द वोटिंग इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डन बाय ओपन बैलेट। तो नहीं सर, सीक्रेट बैलेट होता है, ओपन बैलेट तो होता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। तो देखो आपका सीधा फिर आंसर बी निकल के आ जाता है। फिर भी हम और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे किया जाता है। तो प्रोविजन ऑफ नोटा नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो बिल्कुल ये लाइन ठीक है, नोटा का नहीं होता है, तो यही इसमें आंसर बी निकल जाएगा 18 के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है ना। और जो होता है
He holds the highest elective office in the country, is elected in accordance with the provision of Constitution and the presidential and vice presidential election 1952. Okay. अंडर आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, द अथॉरिटी कौन है आपका जो इलेक्शन करवाएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और इसमें आर्टिकल 55 सब क्लोज 3 के अंदर लिखा हुआ है, 55 क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है बेसिकली, प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, है ना। वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि प्रोविजन ऑफ नोटा आर नॉट एप्लीकेबल इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें आंसर निकल के आता है बी। क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस करेंगे। ये बोल रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज बिकॉज, ठीक है। डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, सिस्टम बड़ा कम्परसम होता है, समझ में नहीं आता है सिंपल लोगों को, तो डिफिकल्ट फॉर द वोटर्स टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक है। सेकंड होता है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विल लीड टू इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, ये भी संभावना बनती है। डिक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी, नहीं तो पार्टी सिस्टम को इंक्रीज करता है, सिग्निफिकेंस को ध्यान रखना आप, जो ये सिस्टम होता है ना आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो आप इसमें सी निकल के आएगा आंसर 19 में, बिल्कुल ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि डिफिकल्टी हो जाती है, इस सिस्टम को समझना इतना आसान नहीं होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले को। तो हमारे यहाँ पे लिटरेसी की रेट ऐसे ही कम है, तो ऐसा मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह को लेके आना थोड़ा ठीक नहीं है। उसके बाद है जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इंडिया में, वो इनस्टेबिलिटी की तरफ, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। और ये इसमें सिग्निफिकेंस बढ़ता है, आपको ये ध्यान रखना है ना इस चीज़ को, पार्टीज़ का, इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, पावर टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, पावर टू एंटरटेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, पावर टू एंटरटेन रिट्स। तो ये कौन सा हाई कोर्ट को अवेलेबल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को है बट हाई कोर्ट को अवेलेबल नहीं है। कौन सी इनमें से चीज़ है, कौन सा इनमें से पॉइंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट को है बट हाई कोर्ट को अवेलेबल नहीं है? पावर टू एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को है पावर। तो दूसरा है पावर टू एंटरटेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। तो देखो पावर टू एंटरटेन ये तो दोनों को होता है। तो तीसरा देखो, आप तीसरे से आप इसको निकाल सकते हो बेसिकली कि तीसरा जो है होता है, तो ये आंसर में नहीं आएगा, तो फिर आंसर बी हो जाता है। तो PIL के अंदर भी ये होता है बेसिकली कि ये जो है नॉट अवेलेबल टू हाई कोर्ट, ठीक है। PIL जो है ये बोलना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये PIL भी बेसिकली मतलब कि दोनों को अवेलेबल है। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केवल 1 पॉइंट आता है जो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें बी आंसर हो जाता है। हम देख लेते हैं इसको थोड़ा। अब देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो एडवाइजरी जुडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, होता है आर्टिकल 143 के अंदर में पहले भी डील कर रखा है। और देखो जो पील होती है लीगल, है ना, एक्शन इनिशिएटेड इन ए कोर्ट लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट इन विच आर पब्लिक और क्लास ऑफ द कम्युनिटी हैव पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑन और सम इंटरेस्ट बाय विच देयर लीगल राइट्स एंड लीगल और लाइबिलिटीज आर अफेक्टेड। पिल कैन बी आइदर फिल्ड इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है विद रेफरेंस टू जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। हाई कोर्ट जज के लिए हमको मतलब कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स को। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए हाई कोर्ट जज। दूसरा, टू अपहोल्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंसी कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जज। और तीसरा आता है जज सब्सक्राइब टू एन ऑथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसमें बिल्कुल ठीक है, हाई कोर्ट की जज की बात कर रही है ना, की जा रही है, चीफ जस्टिस की बात नहीं की जा रही है, सिंपल जज की बात की जा रही है ना। तो इसमें बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 तो है ना। ओके, तो आपका बी या डी होगा आंसर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है क्या, टू अपहोल्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंसी द कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स द टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जज। टेन्योर कुछ फिक्स नहीं है, जैसे कि हमारा टेन्योर इलेक्शन कमीशन का होता है या फिर हमारा फाइनेंस कमीशन का टेन्योर होता है, उसके मेंबर्स का टेन्योर होता है, वैसा कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये गलत हो जाती है, तो 1 और 3 निकल के आएगा आंसर, बी निकल के आएगा बेसिकली। हाँ, और ये डिस्टिंग्विश्ड जो जूरिस्ट होता है वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट के अंदर एज ए जज, ये सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है आई थिंक, है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, तो 21 के अंदर जो आंसर निकल के आता है बी, 1 और 3 निकल के आता है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आप देखना चाहोगे तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 10 साल उसने प्रैक्टिस की हो टेरिटरी में, है ना। ये सारे क्राइटेरिया ये देख लेने हैं, है ना। उसके बाद 2 जो है इनकरेक्ट है। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 62 की एज तक का आपने क्राइटेरिया दे रखा है। ही कैन होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62। ही मे टेंडर हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
बट ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसका टेन्योर वगैरह तो होता ही नहीं है ना, वो तो बेसिकली टेन्योर नहीं होता है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन वगैरह इन सब का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है वो 6 साल का टेन्योर होता है विद लिमिटेशन ऑफ 65 ईयर ऑफ एज। सच लिमिटेशन इज नॉट मैंशन फॉर जज। इस टाइप का सिस्टम जजों के लिए नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है आपका, ए पर्सन व्हेन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट हैज़ टू मेक and subscribe on oath before the governor of the state or some person appointed by him or him for this purpose, है ना। ये हो जाता है आपका, ओके। और जो पहला है कि जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए हाई कोर्ट जज, ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, है ना। तो इसके बारे में बोल रखा है, आप देखना चाहोगे तो, है ना। आगे हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, रिमूव किया जा सकता है वैसे। उसके बाद लिखा हुआ है उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कहीं, हम देखते हैं, ठीक है। He vacated his office when he is transferred to another high court or appointed as a judge of the Supreme Court. Job tenure is measure length of time employable. Okay, okay, ठीक है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। यदि ये क्वेश्चन हमारा 21 कंप्लीट हो गया है, इसका जो आंसर निकल के आया है वो निकल के आया है बेसिकली 1 and 3। तो बी निकल के आया है ना, बी आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट कमिटीज आर करेक्ट। द डिसीजन मेड बाय देम आर बाइंडिंग ऑन द कैबिनेट। तो बाइंडिंग नहीं होते हैं यूनियन कैबिनेट कमिटीज के डिसीजन, रिकमेंडेटरी होते हैं। देयर मेंबर्स आर ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर। तो नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, वैसे भी मेंबर्स लिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 22 में नाइदर वन और नॉट टू, बिल्कुल ठीक है। इस स्टेटमेंट इन्होंने बोल दिया है कि ये जो कमेटी बनती है, रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी, दे आर 2 टाइप्स ऑफ, एक होती है स्टैंडिंग, एक होती है एडॉक। एडॉक जो कमेटी आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द, है ना, एग्जिजेंसीज एंड रिक्वायरमेंट, है ना, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि ना बाइंडिंग होते हैं, और इसमें जो होता है मेंबर वो होता है वो कैबिनेट के अलावा भी लिया जा सकता है ना, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा भी लिया जा सकता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर ही होना जरूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक इलेक्शन इन इंडिया फ्री एंड फेयर। हाँ, तो अडल्ट फ्रेंचाइजी फ्री एंड फेयर बनाती है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन भी बनाता है, और यूज ऑफ वी पैट भी बनाता है। तो तीनों इसमें ऑप्शन हो जाते हैं। तो आपको निकल के आता है डी, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेफरेंस टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत एज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सीट्स फॉर एस सी एंड सीट्स फॉर SC एंड STs आर टू बी रिजर्व इन एवरी पंचायत इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इन पंचायत, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। Of the seats reserved for the SCs and STs are not less than 1/3 of the seats are to be reserved for women belonging to the respective category. और थर्ड स्टेटमेंट आती है, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो 1 and 3 तो ठीक है ना। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर SC and ST, SC और ST के लिए जो सीट रिजर्व है, ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर SCs and STs नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स आर टू बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आंसर निकल के आता है आपका 24 में डी। 24 में आपका आंसर निकल के आता है डी, और बिल्कुल ठीक है। 243 डी के अंदर ये सब कुछ बताया गया है। रिजर्वेशन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन पंचायत की गई है, और ओबीसी के लिए दे सकता है स्टेट रिजर्वेशन। और आपने यहाँ देखा कि रिजर्वेशन फॉर एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एट ऑल 3 लेवल्स, ये भी बात ठीक है। और इसके बाद ये अध्यक्ष वगैरह की बात की है, तो इसमें बता रखा है कि जो ये रिजर्वेशन है, केवल ऐसा नहीं है कि पंचायत के अंदर, है ना, केवल मेयरली ऑर्डनरी मेंबर्स को ही नहीं है, ये चेयरपर्सन जो होते हैं या फिर अध्यक्षा होते हैं उस लेवल पे भी जाता है। तो ऑल 3 लेवल पे होता है। फर्दर रिजर्वेशन ऑफ द 1/3 ऑफ द सीट फॉर वुमेन इज नॉट मेयरली इन जनरल कैटेगरी में नहीं है कि केवल ऐसा होगा, विद इन द सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कास्ट में भी ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि द कमिटी एंड कमीशन वाज फॉर्मेड टू एग्जामिन thoroughly, है ना, द वेरियस इशूज इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए इंटर-स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रेफर टू इन द अबव पैराग्राफ। तो देखो, पहले मैं बता देता हूँ, वैसे तो इससे रिलेटेड जो कमेटी होती है वो सरकारी या कमीशन होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार जब जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कमीशन इज रेफर्ड टू इन द अबव पैराग्राफ में लिखा है इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर-स्टेट काउंसिल, और लिखा है पहली बार, है ना, थोरोली वेरियस इशूज एंड इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। तो ये आएगा आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन।
FARC जो है या ARC फर्स्ट जो है उसने ऐसा रिकमेंडेशन दी थी। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, है ना। तो इसमें यही बोला हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, आपको देखना होगा कि जैसे इंटर स्टेट जो काउंसिल हुआ सेटअप इन 1990 पंछी तो कमीशन तो 2007 में आया है, तो इसकी तो कोई संभावना नहीं बनती है उससे अटैच होने की। और जो खुसरो कमेटी है वो एग्रीकल्चर रिव्यू के ऊपर आई है और ये 1989 में आई है, लेकिन एग्रीकल्चर रिव्यू के ऊपर आई है। अब जो आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया था 1966 में, चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई के टाइम पे, है ना, और फॉलो किया था उसको के हनुमंतया ने, है ना, के हनुमंतया ने बाद में फॉलो किया था। Its terms reference included, among others, the examination of the center-state relation, the first administrative reform commission, the first recommendation, establishment of interstate council under Article 263 of the Constitution. It also recommended transferring more financial resources to the states to reduce their dependency upon the center and deployment of center armed forces in states either on their request or otherwise. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की थी, लेकिन रिकमेंडेशन मानी नहीं गई थी उस टाइम पे, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये देखो, रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की थी इनको एक्सेप्ट, है ना। अब बाद में देखो, इंटर स्टेट काउंसिल वापस दोबारा सेटअप 1990 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई, लेकिन रिकमेंडेशन पहले भी दी जा चुकी थी 1966 में ARC के द्वारा। इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन बाय RBI फॉर टैकलिंग कोविड-19 पैंडेमिक? कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं RBI द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए बेसिकली? तो इसमें लिखा हुआ है रेपो रेट को कम करना, ठीक है, इनकी रिवर्स रेपो रेट और मोराटोरियम तो दिया ही गया है, इनकी रिवर्स रेपो रेट नहीं बढ़ाई गई है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे तो फिर तो बैंक अपना पैसा RBI में डाल देंगे, तो ऐसे में तो मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, मार्केट के अंदर कम हो जाएगा, तो ये तो फिर कोविड-19 पैंडेमिक से हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा और ऑप्शन आएगा 1 और 3। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 26 का, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चलते हैं बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, जो लॉबिंग की बात चलती है इन इंडिया, विद रेफरेंस टू लॉबिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। जो लॉबिंग होती है, इट इज़ अ टेक्निक यूज बाय प्रेशर ग्रुप्स टू कन्विंस पॉलिसी मेकर टू इन्फोर्स डिसीजन इन देयर फेयर। बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। इट इज स्टेटरी रिकॉग्नाइजेशन, इसको स्टेटरी बैकअप वगैरह नहीं दे रखा होगा लॉबिंग वगैरह को, तो इसमें आंसर निकल के आता है केवल A। 27 का जो आंसर आता है वो निकल के आता है आपका A, ओनली 1 इज राइट। ओके, 28 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 ईयर्स। टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 ईयर्स। The Constitution provided the President had to appoint the leader of the majority party in Lok Sabha as the Prime Minister. Nominated member of the Rajya Sabha cannot become the Prime Minister. तो कौन सा इसमें बता रहे हैं नॉन करेक्ट है? तो देखो, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बन सकता है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 5 ईयर्स भी कहीं मेंशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि अपोजिशन के लीडर को बनाया जाएगा। ये कहीं आरपीए वगैरह में मेंशन है, किसी और चीज़ में मेंशन है, देख लेते हैं। तो इसमें आंसर निकल के आएगा आपका बेसिकली कि तीनों ही जो आपके ऑप्शंस हैं वो इसके अंदर देखते हैं एक बार इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 में तीनों जो आपके ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो इसमें आंसर निकलना चाहिए 28 के अंदर आपका बेसिकली जो आंसर है वो D आना। तो D आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 में, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो लिखा हुआ देखो साफ साफ, तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं और लिखा हुआ है साफ साफ, द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, और फिर आगे लिखा हुआ है आपके यहाँ पे कि इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें आगे किसके थ्रू है, ये कन्वेंशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, है ना, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है। और फिर लास्ट आपका आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर में बी ए मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यही चीज़ है ना, ठीक है। अब आर्टिकल 29 के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चलते हैं। सरफेसी NPH और सेकंड ऑर्डर एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। देखो, जो सरफेसी एक्ट है वो 2002 के अंदर आया है, ठीक है, और ये रिकवरी के लिए ही आया है बेसिकली। और इसमें लिखा हुआ है, पहले जो ये एक्ट था इसमें कन्फ्यूजन था इसको लेकर कि कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ये लगेगा या नहीं लगेगा, है ना, बट बाद में फिर ये क्लियर कर दिया गया है कि विल अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो, है ना, कोऑपरेटिव बैंक पे भी ये लगेगा, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स पे लगता है। तो आपका आंसर इसमें निकल के आता है A। उसके बाद 29 के बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं।
दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो हमको ध्यान रखना है कि दिनेश गोस्वामी जो कमेटी है आपकी, वोरा कमेटी जो तनख्वाह कमेटी है ना, तनख्वाह कमेटी जो है किससे रिलेटेड है, तो ये जनरली रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 30 में ए आएगा, बिल्कुल याद रखना तीनों कमेटी का नाम। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो इसमें बोलता था हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 239 ए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट को बनाने का खुद का अपना एक एक्ट था पार्लियामेंट का, तो ऐसा नहीं था कि 239 ए के यहाँ पे हाई कोर्ट आया है, तो ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, एस्टेब्लिशिंग हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी वुड रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्या यूनियन टेरिटरी के लिए? ये दूसरा भी स्टेटमेंट भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 31 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आंसर आएगा डी। डी आंसर है, बिल्कुल ठीक है एकदम। ये बोल रखा है देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 239 ए एस्टेब्लिश द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड लेजिस्लेचर्स। उसके लेजिस्लेचर और यूटी को बना दिया है दिल्ली, है ना, 239 ए के बिहाफ पे। बाद में, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इनेक्टिंग द दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966। ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोलती है आर्टिकल 241 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एस्टेब्लिश हाई कोर्ट ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, हैंस नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं बेसिकली। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलने पे ये बताया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन को कौन सी चीज़ लीड कर सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग का, है ना, जो परिस्थितियाँ। तो पहला बोल रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो हाँ ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स यदि पास नहीं हो पाता है तो भी ठीक है, और मनी बिल यदि फिट हो जाता है, तो तीन ही कंडीशन में रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देना पड़ सकता है ना। तो ये जो है ये आर्टिकल 32 के अंदर, क्वेश्चन 32 में तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सही ऑप्शन। ही शुड नॉट हैव बीन एडवोकेट और ए प्लीडर फॉर 5 ईयर्स। सॉरी, ही शुड हैव बीन, नहीं तो 7 साल के लिए होना चाहिए, तो पहले दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट, तो ये भी ठीक है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाने की वजह से जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 और 3। तो 33 में आंसर बी निकल के आएगा, बिल्कुल ठीक है। 7 ईयर्स होता है क्राइटेरिया जो सेकंड ऑप्शन में है। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और ए प्लीडर फॉर 5 ईयर्स, ये निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 34 है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राम न्यायालय, है ना। ग्राम न्यायालय जैसे लोक अदालत की बात हुई थी वो अलग चीज़ था, अलग कंसेप्ट था। अब ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट आ गया है, इसको देखना है। इट हैज़ बीन सेटअप थ्रू द लॉज ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। इट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी इज अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। द ग्राम न्यायालय शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। अब हम यहाँ पे देखना है कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं 34 का क्या है। 34 का आंसर निकल के आता है बी, मतलब 1, 2 और 3 सही है, और जो गलत है वो है पहली स्टेटमेंट, हैज़ बीन सेटअप थ्रू द लॉज ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा नहीं है, इसको कैसे बनाया गया है, इसका अलग से एक अपना एक्ट आया है 2008 में, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 हैज़ बीन इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजन्स एट देयर डोर स्टेप। ठीक है, तो ये पहली दूसरी लाइन, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनीता रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो अनीता क्या है, तो ध्यान रखना अनीता जो है कुल मिला के आपको ये याद रखना है, ए ऑप्शन है इसका आंसर। ए रेडियो टेलीस्कोप यूज टू डिटेक्ट अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज न्यूट्रिनोज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये इसका आंसर निकल के आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। एक भारत मार्केट है, एक भारत मार्केट का कंसेप्ट क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। इट इज ए नेशनल ई कॉमर्स मार्केट फॉर ऑल रिटेल ट्रेडर्स, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो भी ठीक जाता है। इट प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विस इन द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग डिलीवरीज एट होम, ये भी ठीक है। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे डाउट आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ये यूपीएससी में जल्दी गलत भी हो जाती है स्टेटमेंट, तो इसमें आंसर होना चाहिए ए। 36 के अंदर आंसर होना चाहिए ए, और बिल्कुल ठीक है। ये जिसके अंडर में आ रहा है वो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर हम आ जाते हैं। एक रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट बाय द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आपको याद रखना है इसको पब्लिश करता है आपका UNEP प्लस FAO, तो आंसर इसमें हो जाता है ए। ठीक है, अब आता है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्ड टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो देखो, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट प्लेस एनी लिमिटेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, तो कोई पहले कोई लिमिटेशन नहीं थी। ये बोल रहा है कि जो 97 अमेंडमेंट हुआ
प्रोवाइडेड दैट मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हुई डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसफेक्शन। तो ऐसा नहीं था, 97 के अंदर नहीं था, ये 97 तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, है ना। तो ये नहीं था, तो पहली स्टेटमेंट इसमें सही है, सेकंड गलत है। 38 के अंदर आता है आपका आंसर निकल के ए, है ना, ए आंसर है, ठीक है। और जो ये है 91 वाला अमेंडमेंट हुआ है, जिसके यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया रखा गया है ना 15% वाला, 91 का अमेंडमेंट 2003 में हुआ है ना। और ये इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 39 के ऊपर। नेशनल इंटीग्रेशन जो काउंसिल होती है चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर बोला जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कौन कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर निकल के आता है 39 का डी, मतलब सभी लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो कि चेयर्ड बाई किसके थ्रू होती है, नेशनल इंटीग्रेशन जो काउंसिल होती है चेयर्ड बाई होती है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट। कौन जो है स्टेट एक्ट के थ्रू बनाया गया है। तो जो कंटोनमेंट बोर्ड होता है वो तो आई थिंक सेंटर के अंडर आता है, और टाउन एरिया कमिटीज और जो पोर्ट ट्रस्ट है इसका आंसर हो सकता है नहीं, बेसिकली इसका आंसर ओनली 2 है, पोर्ट ट्रस्ट भी नहीं आते हैं। तो कंटोनमेंट एरिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा, इसका कंटोनमेंट एक्ट 2006 आ सका है। टाउन एरिया जो है वो आपका स्टेट के अंदर आ जाता है, और ये जो ट्रस्ट वाला है ये नहीं आता, ये भी पार्लियामेंट के एक्ट के बिहाफ पे आता है। तो इसमें आंसर निकल के आता है केवल डी, मतलब केवल 2, है ना। डी निकल के आता है, मतलब केवल टाउन एरिया कमेटी जो होती हैं वो स्टेट के अंडर में आपके आ रही हैं बेसिकली, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। पासिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस में लीड टू सेंशरिंग ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो सेंशर कब कर सकते हैं मिनिस्टर को, तो प्रिविलेज मोशन, सेंशर मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो देखो कॉलिंग अटेंशन मोशन तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके होता है कि अटेंशन सीख किया जाता है ना, अटेंशन मांगा जाता है बेसिकली। तो इसमें तो आएगा नहीं, ये तो सेंसर वाला मोशन होगा नहीं, है ना। तो इसमें पहला और दूसरा आ जाएगा, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा 41 के अंदर आपका ना। तो प्रिविलेज मोशन और सेंसर जो मोशन है वो दोनों ही होंगे, वो सेंशरिंग ऑफ ए मिनिस्टर होंगे, ठीक है। जो आता है आपका 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, है ना, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आर करेक्ट, है ना। तो 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। इसमें पहला है कि 1/3 जो है बिल्कुल ठीक है। 1/6 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट, तो ये 1/6 ना होगी, 1/12 होता है, आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट 1/3 वाला भी ठीक है। तो इसमें आंसर निकल के आता है 1 और 3। सॉरी, इसमें बोलना चाह रहे हैं ये लोग, सॉरी, इसमें बोलना चाह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहले है 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज, ठीक है। 1/6 नहीं, 1/12 इलेक्टेड बाई द ग्रेजुएट्स ऑफ द 3 years स्टैंडिंग रिजाइडिंग विद इन द स्टेट, तो 1/12 आएगा इसमें। 1/3 आर इलेक्टेड बाई द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें ओनली ए सही आ जाएगा, केवल ए, ठीक है ना। तो ये देख लो आप, 1/12 होती है जो क्राइटेरिया होता है वो, इसको आपको थोड़ा ध्यान दे लेना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। Who among the following is are empowered to establish a tribunal for the adjudication of the election disputes? इलेक्शन डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन के लिए कौन है जो कि एम्पावर्ड है ट्रिब्यूनल्स को बनाने के लिए, है ना। तो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। आई थिंक ये तो पार्लियामेंट के अंदर ही आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है 43 के अंदर, जो है सी है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों है, वो है कुल मिला के एम्पावर्ड, है ना। आपको ध्यान रखना किस चीज़ के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल बनाना होगा जब, है ना। और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये जब ट्रिब्यूनल की बात है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, और ये इसमें आर्टिकल में ट्रिब्यूनल जो आते हैं वो 323A में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और 323B में आते हैं ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, है ना। तो 323B में एम्पावरमेंट है ना, एम्पावर है अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर टू एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। तो आपको ध्यान रखना है बस, है ना। 44 के अंदर आते हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया वाज चैलेंज फ्रॉम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम टू प्रोपोर्शनल, मतलब चेंज कर दिया जाए बेसिकली। इफ़ द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, चेंज कर दिया जाए इसको FPTP को, है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली आउटकम। तो आउटकम क्या होगा इसका, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज विल विन सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स दे गेट, हाँ बिल्कुल ठीक है। वेरियस सेक्शंस इन द सोसाइटी विल गेट मोर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दे में बी मोर नंबर ऑफ द मल्टीपल पार्टी कोalitions होंगे, तो ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें 44 में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर स्टेट काउंसिल्स। ये इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में स्टेटमेंट पता नहीं आपको। डिसीजन ऑफ काउंसिल इज बाइंडिंग ऑन द ऑल पार्टी, बाइंडिंग नहीं होता है ये, है ना, पहली बात ध्यान रखना है। द काउंसिल मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस नहीं थ्राइस मिलना होता है। देयर इज ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं इनके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर बेसिकली, है ना। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फिर 45 में ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, है ना, डी आएगा इसमें।
देखो लिखा हुआ है कि 3 बार मिलना है, रिकमेंडेटरी होती है ना। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बेसिकली जो इनके हेड होते हैं वो इसमें क्या होता है, चेयरमैन कौन होते हैं, हाँ तो यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन की तरह काम करते हैं, है ना। अब आप 46 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सफिशिएंट फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज ए पार्टी नेशनल पार्टी इन इंडिया। तो ध्यान रखना आप कि वो सिक्योर करे 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन फॉर एनी फॉर और मोर स्टेट्स, है ना। और जो है अदरवाइज 4 सीट होंगी लोकसभा के अंदर, नहीं प्लस में 4 सीट होंगी एंड 4 सीट्स, है ना। और सेकंड क्राइटेरिया है कि इट विन 2% ऑफ द सीट्स फ्रॉम एट लीस्ट 3 स्टेट्स, है ना, इन लोकसभा जनरल इलेक्शन, है ना। तो ये होगा। और ये जो तीसरा पॉइंट है, रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन लिस्ट 2 स्टेट्स, तो 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसमें आंसर निकल के आता है A1 and 2। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, पहली बात तो स्टेट पार्टी होना जरूरी है 4 स्टेट्स के अंदर, तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। विद रेस्पेक्ट टू द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग, है ना। राज्यसभा का जो टर्म होती है मेंबर की, कॉन्स्टिट्यूशन है फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, 1/3 ऑफ द इस मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो देखो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ फिक्स कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बी आएगा इसमें। सॉरी, इसमें बोला कौन सी गलत है, तो पहली गलत हो जाती है तो आंसर ए आएगा, है ना, और दूसरी सही है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये 1952 से स्टार्ट हुआ था, और स्टार्टिंग में क्या मतलब कुल मिला के फिक्स नहीं था कुछ भी, ऑफिस ऑफ द नंबर ऑफ द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है ना। एंड लेफ्ट टू पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है इस चीज़ को। अभी पार्लियामेंट ने कुल मिला के क्या किया है कि आरपीए जो एक्ट है 1951 वो प्रोवाइड करता है टर्म्स ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर्स। और एक्ट ऑल्सो एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कर्टेल द टर्म्स ऑफ मेंबर चूज इन द फर्स्ट राज्यसभा, क्योंकि पहली बार चुने गए थे उनमें से 1/3 को आपको 2 साल बाद हटाना था ना, तो उसके लिए जो भी डिसाइड करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, ये इसमें एम्पावर कर रखा था प्रेसिडेंट को, है ना। तो ठीक है, तो इसमें आंसर आपका ये आ ही जाता है। अब आता है 48 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्लेस इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल में आपकी पंचायत आती है, पंचायत में कौन सी चीज़ों को तो रखा गया है, तो वो एग्रीकल्चर है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स भी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन भी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मैरिज एंड डिवोर्स जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, 7 शेड्यूल के अंदर कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो ये नहीं है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन इसमें सही है, आंसर डी हो जाएगा 48 में, डी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, कुल मिला के 29 फंक्शंस हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं सारे जितने भी फंक्शंस हैं पूरे के पूरे। ठीक है, इसमें लाइब्रेरी भी एक है, याद रखना, इसको ध्यान रखना थोड़ा। तो बस यही है। अब 49 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू घड़ियाल्स, दे आर कैटेगराइज एज द क्रिटिकल एंडेंजर्ड इन IUCN। बिल्कुल ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड के रूप में वो पूरी तरह से इनको किया गया है ना, इंक्लूड किया गया है। और इन इंडिया घड़ियाल इज इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स कैन बी फाउंड ओनली इन चंबल रिवर, नहीं चंबल रिवर के अलावा भी पाए जाते हैं। तो घड़ियाल जो होते हैं उनको रेड लिस्ट के अंदर डाला है, बिल्कुल ठीक है, और चंबल रिवर के अलावा भी पाए जाते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें आंसर निकल के आएगा ए केवल, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। और इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो घड़ियाल्स होते हैं, है ना, देखो इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इंक्लूड किया है पहली लिस्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें बेसिकली, और देखो जो ये है इस गंगा रिवर के अलावा, है ना, गंगा के ट्रिब्यूटरीज में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये काफ़ी जगह राजस्थान में और फिर नीचे भी पाए जाते हैं, कुल मिला के महानदी वगैरह में भी मिलते हैं। तो बस इतना इसमें देख लेना है थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल्स नीड टू प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले किस किस बिल को प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। रिकमेंडेशन होगी, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल्स नीड ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर। तो प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है प्रेसिडेंट की किन बिल्स को, है ना, ये देखना है। मनी बिल को होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को नहीं होती है, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स को होती है ना। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन आ जाएगा, तो 50 में ऑप्शन आंसर होगा सी, है ना। लेकिन इसमें हम थोड़ा फर्दर और देख लेते हैं 2-3 चीज़ें कि और इसमें क्या प्रोविजंस हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल मिला के पहली बात तो आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होंगी उसके अंदर प्रेसिडेंट का कंसेंट मतलब रिकमेंडेशन चाहिए, और इंट्रोडक्शन से पहले, है ना, इंट्रोड्यूस करने से पहले इसको पार्लियामेंट में। आर्टिकल 110 के लिए चाहिए, और जो फाइनेंशियल बिल होता है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंदर जो होता है। उसके बाद जो आर्टिकल 304 है उसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, आर्टिकल 274 जो स्टेट वगैरह के जो इंटरेस्ट होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड उनके अंदर। फिर उसके बाद आर्टिकल 113 का जो क्लॉज 3 है, जो नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा विदाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रायर अप्रूवल, है ना। ये भी ध्यान रखना, डिमांड फॉर ग्रांट्स कभी नहीं आएंगी बिना प्रायर अप्रूवल के प्रेसिडेंट के, है ना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट अब लास्ट में आता है, इट शुड बी नोटेड हेयर दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी
इंट्रोड्यूस आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उसको प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की जो है रिक्वायरमेंट इसको नहीं है। तो हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम 51 से 100 तक डील करेंगे।